हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। पिछली क्लास में हमने भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ा था और इसी के क्रम में ये मेरी दूसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत में पुर्तगालियों का आगमन। कल की जो क्लास हमारी थी तो वो बेसिकली थी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी और उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि क्यों आवश्यकता हुई थी यूरोपियों को तीसरा मार्ग खोजने की। थोड़ा देख लेते किस तरीके से हमने देखा था कि जो पहला इनका मार्ग था तो वो स्थलीय था, दूसरा था जो यहाँ इस तरीके से अरब सागर से होता हुआ, यह इस तरीके से फारस की खाड़ी से होता हुआ फिर जो है ये लोग जो है यहाँ पर ग्रीस और इटली को ये माल सप्लाई करते थे इस तरीके से। जो दूसरा इनका माल यहाँ पर था तो वो था इस तरीके से। जब पहला मार्ग इनका बंद हो गया, कैसे बंद हो गया कि जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया था तुर्कों का, तो इस कारण जो है इनका वहाँ पर जो पहला मार्ग था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था, जिसके कारण जो है दूसरा मार्ग भी जो है एक बंद होने की स्थिति में ही था। क्योंकि जब अरब के लोगों को ये पता लगा कि जो पहला इनका मार्ग है वो बंद हो चुका है, तब वो लोग इनसे जो है इन्होंने उस अरब के व्यापारियों ने माल की जो है कीमत को दुगना कर दिया था। और अब जो है इन यूरोपीय व्यापारियों को अरब लोगों से ये माल खरीदना बहुत दूभर हो रहा था। और तो इसलिए जो है इन्होंने तीसरा मार्ग खोजने की जो है शुरुआत की थी। तीसरा मार्ग खोजने पर मैंने बताया था कि इसके कई कारण थे, तो उस तरीके से ये हमने देखा था। आज की इस क्लास में बेसिकली हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है पुर्तगाल के लोगों ने जो है व्यापार किया और भारत में आए। तो उसी तरीके से उसी के क्रम में हम देखते हैं कि इस तरीके से जो यहाँ पर एक पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल के जो एक शाही जो राजकुमार थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी, जिनको द नेविगेटर भी कहा जाता है। तो प्रिंस हेनरी के नेतृत्व में जो है इन्होंने एक प्रकार से इनको द नेविगेटर कहा है। दी नेविगेटर का मतलब मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार का जो शब्द होता है वो तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो यात्राओं में, जैसे कि यात्राओं में दिशा बताने का काम या मार्गदर्शन करने का काम करता है, तो उस व्यक्ति के लिए दी नेविगेटर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो ये प्रिंस हेनरी थे ये नेविगेटर नहीं थे, इन्होंने साथ में रह करके जो है लोगों को दिशा और मार्गदर्शन नहीं किया था, लेकिन बहुत उसके अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषण से उनका उत्साहवर्धन करके उनको जो है धन मुहैया करा करके इनकी सहायता की थी। तो इनके इस अथक प्रयास के लिए इनको द नेविगेटर कहा जाता है। तो उसी के क्रम में जो पुर्तगाल का पहला नाविक था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। क्या नाम था उसका? बार्थोलोम्यू डियाज। तो बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में यहाँ से निकला था पुर्तगाल से। इससे पहले ही जो है प्रिंस हेनरी ने इस अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अपने बहुत सारे नाविक भेजे थे। इसने कई सारे नाविकों का एक दल भेजा था और जिस जो है उन दलों ने क्या किया था कि ये जो पश्चिमी तट का जो ये पूरा पश्चिमी तट का जो भाग था इसकी इन्होंने एक मैपिंग यानी इसका एक नक्शा भी बनवाया था। और भी बहुत सारा जो है ये लगातार जो है ये प्रिंस हेनरी यहाँ पर जो है भेजते रहे थे, अपने अपने जो है अभियानों के द्वारा जो है अपने नाविक भेजते थे। और उसी के क्रम में जो है जो नक्शा बनवाया था प्रिंस हेनरी ने, तो उस नक्शे की सहायता से बार्थोलोम्यू डियाज 1487 में जो अफ्रीका का ये पॉइंट जो अंतिम बिंदु था ये जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, यानी जिसे आशा का अंतरिप भी कहा जाता है, वहाँ पर पहुँचा था। और वहाँ पर पहुँचने के बाद इस जो है ये क्या था, इसने अपने लंगर डाले थे क्योंकि जो एक अफ्रीका का जो एक प्रकार से कीप की जैसी स्थिति थी और यहीं पर फंसा करके इसने अपने लंगर को डाला था, जहाज़ को रोका था। लेकिन यहाँ पर जब इसने खुद अपने जहाज़ को रोका और आगे इसने देखा तो वह इसे हर कहीं कुहासा देखने को मिला, कोहरे की स्थिति देखने को मिली और इसे दूर एक तूफान जैसी देखने को मिला, चीज़ कि भाई आगे तूफान आ रहा है। तो तब इसने इसका नाम दिया था, जो केप ऑफ गुड को जो इसने नाम दिया था केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम दिया था। तो इसी तरीके से यहाँ पर पहुँचा और यहाँ के आगे ये नहीं जा पाया और जो है विवश होकर के पुनः जो है ये वापस आकर पुर्तगाल लौट गया। इसी के बाद जो प्रिंस हेनरी थे उन्होंने जो है ये चीज़ें या आरंभ रखनी, इन्होंने बंद नहीं किया था, लगातार ये अपने नाविक भेजते थे। इसी में जो है 1497 में वास्को डिगामा
को भारत की खोज के लिए भेजा गया। के लिए भेजा गया। इससे पहले स्पेन ने भी इसकी शुरुआत की थी, वो भी थोड़ा हम जान लेते हैं। इससे पीछे स्पेन ने भी कोशिश की थी, और स्पेन ने जो है इटली के एक निवासी थे जो इटली के जेनेवा के रहने वाले थे, जिनका नाम था कोलंबस, जिनका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस के नेतृत्व में स्पेन ने भी जो है भारत की खोज के लिए एक दल भेजा था, लेकिन जो क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक या जो उत्तरी अटलांटिक में मार्ग भटक गए, और जिसके कारण ये जो है स्पेन से पहुंच गए। इन्हें पहुंचना था भारत, लेकिन पहुंच गए ये नई दुनिया अर्थात अमेरिका, और अमेरिका की खोज हो गई। ये चीज़ें हम बाद में जो है चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो इस तरीके से ये पहुंच गए। तो उसके बाद 1497 में वास्को डी गामा को भारत के लिए भेजा गया था यहाँ पर, और जब ये यहाँ पर आए तो यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर तो ये आसानी से पहुँच गए थे, क्योंकि जो नक्शा बनवाया था प्रिंस हेनरी ने, या जो एक प्रकार सा जो ये बार्थोलोम्यू डियाज जो पहुंचा था, तो उसी के निर्देशन में, दिशा निर्देशन में ये यहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर पहुँचने के बाद आगे की स्थिति इनके लिए जो है जटिल थी। भाग्य ने इनका साथ दिया, और इन्हें एक जो है व्यक्ति मिल गया जिसका नाम था जो है अब्दुल मनीक। ये अब्दुल मनीक चूँकि एक गुजराती व्यापारी था जो भारत और जो है अरब के मध्य व्यापार करता था। इसे जो है यहाँ पर ये अब्दुल मनीक मिल गया, और अब्दुल मनीक उसका नाम क्या था, यहाँ लिख देते हैं, अब्दुल मनीक। तो अब्दुल मनीक के मिलने के बाद अब्दुल मनीक ने कहा कि भाई हम आपका जो है दिशा निर्देशन करेंगे, और आपको जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर आपको पहुँचा देंगे। तो अब्दुल मनीक के नेतृत्व में ये यहाँ से निकला केप ऑफ गुड होप से, और इस तरीके से इसने जो है एक प्रकार का ये द्वीप है मेडागास्कर द्वीप, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इसी के मध्य से होकर के यहाँ पर जो है केन्या और मोजाम्बिक के पास से जो है इस तरीके से यहाँ से इसका जो शिप था वो यहाँ के लिए रवाना हुआ इस तरीके से। और इस तरीके से 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। और भारत में जब ये कालीकट में पहुंचा था, और कालीकट था वो केरल राज्य में पड़ता था, और केरल के शासक उस समय थे जमोरिन, और जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था। और उसके बाद ये 3 महीना जो है रुका भारत में, और उसने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें को खरीदा, सामान खरीदा, और पुनः ये लौट गया जो है अपने देश यूरोप या पुर्तगाल। और वहाँ पर जो है जो भी माल इसने लिया था, और उसको फिर इसने बेच करके जो है बहुत सारा जो है पैसा कमाया था, बहुत सारा। और इस तरीके से हलचल सी मच गई पूरे जो है यूरोप में, और सारे लोग जो है सभी देश के लोग जो है भारत में व्यापार करने के लिए जो है तरीके से तैयार हो गए, और इस तरीके से उनमें दोनों में होड़ लग गई। तो इसमें क्या हुआ, तो अब इसमें हम चूँकि हमारी जो क्लास है, तो ये क्लास है भारत में जो है यूरोप जो है पुर्तगालियों का आगमन, भारत में पुर्तगालियों का आगमन हम पढ़ेंगे। तो पुर्तगालियों के आगमन के उद्देश्य क्या थे, मतलब क्यों यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, ये चीज़ें हमें यहाँ समझनी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं पुर्तगालियों के भारत आने के उद्देश्य सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला जो इनका उद्देश्य था व्यापार था, लेकिन सिर्फ व्यापार ही इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था, उसके बाद भी कई सारे इनके उद्देश्य थे। उसको समझते हैं। देखिए, पहला जो इनका उद्देश्य था वो था धार्मिक उद्देश्य था। धार्मिक उद्देश्य क्या था, क्योंकि भारत में इनके आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो व्यापार था, दूसरा था जो है धार्मिक भी उद्देश्य था इनका। यहाँ पर पहला हम लिख देते हैं, पहला तो इनका था व्यापार और दूसरा था धार्मिक उद्देश्य भी था।
व्यापार करने के लिए आए थे। धार्मिक उद्देश्य क्या था, इसके पीछे भी एक कारण है। आपको पता होगा, जब मैंने पहले आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जो पहला इनका स्थलीय मार्ग था जो कुस्तुनतुनिया के द्वारा होता था, तो कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया साम्राज्य का जब अधिकार हो गया, तो उस्मानिया साम्राज्य के अधिकार होने के बाद जो उस्मानिया साम्राज्य के जो लोग थे, उन्होंने कुस्तुनतुनिया शहर को पूरी तरीके से, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। वहाँ के चर्चों को तोड़ दिया गया था, वहाँ के लोगों को बहुत प्रताड़ित किया था। और जो वहाँ के जो विद्वान लोग थे, जो धर्म को मानने वाले, जो चर्च को मानने वाले जो लोग थे, वो फिर जो है पूरब की ओर, यूरोप के पूरब की ओर जो है भागे, और उन्होंने जो है ग्रीस और इटली में शरण ली, और वहाँ पर जा करके उन्होंने जो है जो प्राचीन साहित्य भी अपने साथ लेके गए थे। तो जो हानि जो है पुर्तगालियों को यहाँ पर कुस्तुनतुनिया में हुई थी, जो उनके धर्म की फजीहत हुई थी, जो उनके धर्म को नीचा दिखाया, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य होता था कि आखिर ठीक है, मान लीजिए कि हमारा जो है धर्म को यहाँ पर परेशान किया गया, उसको चीज़ें की गई, लेकिन अब हम इस ईसाइयत को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। इसी के उद्देश्य से भी जो इनका दूसरा जो उद्देश्य था वो धार्मिक उद्देश्य था, और इसी के लिए जो है समय समय पर पुर्तगाली अपने व्यापारियों के साथ जो वहाँ के प्रमुख जो है पादरियों को, जो ईसाई धर्म को जानने वाले लोग थे, तो उनको भेजा भारत की जाइए और आप ईसाई धर्म की यहाँ पर चर्चा कीजिए और उसकी अच्छी चीज़ों को बताइए, लोगों को जो है ईसाई धर्म के बारे में बताइए और उन्हें ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कीजिए। तो इनका जो है दूसरा जो उद्देश्य था वो धार्मिक था। और इनका तीसरा उद्देश्य था हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व। पुर्तगालियों का प्रभुत्व था। ये चाहते थे कि हिंद महासागर पर जो है सिर्फ पुर्तगालियों का ही एकाधिकार रहे, कोई दूसरा वहाँ पर न रहे, क्योंकि ये दो मार्ग बंद होने के बाद जो एक तीसरा मार्ग खुला था, समुद्री मार्ग, जिसको पूरी तरीके से स्वतंत्र मार्ग था। तो अगर ये चाहते थे कि अगर इस मार्ग पर हमारा अधिकार हो गया तो हम चाहेंगे तो जैसे भारत से व्यापार करेंगे, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का ये प्रभुत्व चाहते थे। तो इसी तरीके से इसी के लिए जब 1498 में जब भारत पहुंचा था वास्को डी गामा, और जब ये निकला था, जब यहाँ 1497 में ये निकला था, तो इसने जब ये यहाँ पहुंचा था, यहाँ पर हिंद महासागर में, तो इसने जो है अरब के व्यापारियों को देखा था और जिनके जहाज़ों को देखा था, और इसने एक चीज़ को महसूस किया था कि जो ये जहाज़ थे ये पूरी तरीके से शस्त्र विहीन थे, यानी इन पर सिर्फ जो है सामानों के अलावा, जो ये भारत से सामान खरीदते थे, उसके अलावा इनके पास कोई दूसरी जो है सामग्री या कोई दूसरा युद्ध का कोई हथियार नहीं था। तो इसने जो है उसको नोटिस किया, उसने देखा और इसने कहा कि अगर इनको हटा दिया जाएगा तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए, व्यापार के लिए कई सारे जो है भविष्य, एकदम सुनहरा भविष्य हमारा हो जाएगा और हम व्यापार भारत से करके अब जो है काफ़ी करोड़ों मुनाफा कमा सकते थे। तो इसी के लिए जब ये लौटा 1498 में, तो उसके बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज नाम के एक नाविक के साथ पुर्तगाली जो वहाँ के जो शासक थे, इन्होंने लगभग 13 जो है जहाज़ भेजे भारत के लिए, और वो 13 जहाज़ पूरी तरीके से नौसेना से जो है पूरी तरीके से सुसज्जित थे। मतलब उसमें अत्याधुनिक हथियार थे, उसमें कई सारी तोपें थी, उसमें गोला बारूद था, और उसको भेजा। और उसको ये निर्देशित किया गया था, स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि आप जाइए और आपके मार्ग में, यानी भारत और आपके जब आप यात्रा कर रहे हो तो आपके मार्ग में जो भी चीज़ें आएँ उन चीज़ों को जो है आप तुरंत जो है उनको सफाया कर दीजिए, उनको ध्वस्त कर दीजिए। यही चीज़ें पेड्रो अल्बरेज ने की, और वो आया और उसने जो है कई सारे जो है अरब के जहाज़ों को नस्तानाबूद भी किया। आगे वो बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जब वो भारत पहुंचा, पेड्रो अल्बरेज जब भारत पहुंचा, तो वहाँ पर वो जो है कोचीन और कुन्नूर करके दो जो है भारत की जो से रियासतें थी, वहाँ गया और उनके वहाँ जो शासक थे उनसे मिलने के बाद जो ये शासक थे, तो इसने देखा कि क्योंकि जब वास्को डी गामा भारत आया था, तो इसकी प्रकार से जो भारत के लोगों पर, उनके मानस पटल पर पुर्तगालियों के लिए एक प्रकार का एक स्वर्ण जो है चित्र छप गया था कि ये बहुत ज़्यादा जो है बहादुर है, पूरी तरीके से अटलांटिक सागर पार करके, हिंद महासागर पार करके ये भारत व्यापार करने आए थे, अपने जान को जोखिम में डाल करके। तो उस साहस को यानी भारत के लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वरीयता दी थी।
तो जब ये जो है पेड्रो अल्वारेज जब यहाँ पर भारत के शासन मतलब दरबार में आया, और उस दरबार में तब जो है भारतीयों का अरबों के साथ बहुत अच्छा व्यापार होता था। लेकिन जब उनको ये बातें बुरी लगी, जब अरब के जो व्यापारी थे उनको बुरी लगी, उन्होंने कहा कि ये जो है अभी आए हैं हाल ही में और इनको जो है यहाँ के शासक बहुत ज़्यादा जो है वरीयता दे रहे हैं, तो इसका जो है इसके लिए मन में वो बहुत जो है ईर्ष्या से जल गए। इसने पेड्रो अल्वारेज ने एक बात और नोटिस की जो है भारत के बारे में, क्योंकि यहाँ के जो लोग थे, जो लोकल यहाँ की रियासतें थी, वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती थी और लगातार इनके अंदर जो एक अंतर्द्वंद मचा होता था और ये सभी एक दूसरे को मारकर खाने के लिए तत्पर होती थी। तो ये भी उसने नोटिस किया। इसने नोटिस किया कि अगर इन दोनों को आपस में लड़ा करके, दो रियासतों को आपस में लड़ा करके हम यहाँ पर भारत में अपनी सत्ता को स्थापित कर सकते हैं। तो उसने ये चीज़ें देखी और वो जो है इसने देखा, जब ये लौटने लगा तो वहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर ये हिंद महासागर में अरब के कुछ जो है जो व्यापारी से इसका एक जो छोटा सा युद्ध हुआ, और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ क्योंकि जो ये अरब के व्यापारी थे, इनके जहाज़ों पर मैंने बताया आपको कि शस्त्र नहीं होते थे, तो ये युद्ध हुआ और हार गए। जितने भी अरब के जो व्यापारी थे वो पूरी तरीके से हार गए, और हारने के बाद जो पेड्रो अल्वारेज था उसने यानी अरब का एक जहाज़ को कब्जा कर लिया, मतलब उसको पकड़ लिया और जाकर उसको भारत के जो है भारत को सौंप दिया कि देखिए ये मेरी तरफ से आपको पुरस्कार है और आप इसको रखिए। तो इसके पीछे कारण था क्योंकि वो दिखाना चाहता था, क्योंकि जब भारत के लोग थे, क्योंकि वहाँ पर एक प्रतिद्वंदिता का खेल चल रहा था। एक प्रकार से आपने देखा होगा जब एक शतरंज की चीज़ें चल रही थी वहाँ पर, क्योंकि दो चीज़ें थी, दोनों आपस में थी और दोनों ही जो है भारत के से व्यापार करना चाहती थी, भारत को मुनाफा देना चाहती थी। लेकिन अब दोनों कौन ताकतवर है कौन निर्बल है, ये एक प्रकार की जंग थी। तो यहाँ पर जब पेड्रो अल्वारेज ने जब अरब का एक जहाज़ पकड़ा तो वो इस बताने के लिए भारतीयों को कि हम जो है तो अरब के व्यापारियों से ज़्यादा ताकतवर हैं, तो आपको हमें वरीयता देनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से उसने वो जहाज़ भारतीयों को सौंप करके ये पुनः फिर लौट गया अपने देश यूरोप, यानी जो है पुर्तगाल। तो इस तरीके से 1502 में पुनः जो है तो वास्को डी गामा को वहाँ के जो शासक थे उन्होंने भेजा। तो यहाँ लिख देते हैं, वास्को डी गामा पुनः 1502 में भारत आया। तो भारत आया तो यहाँ पर भी जो है उसका कम्युनिकेशन, उसका जो चीज़ें जो होती हैं वो हुई पेड्रो अल्वारेज से। और ये जब वापस आया वास्को डी गामा तो भी अपने साथ ये बहुत सारे जो है हथियार को लाया था। और वापस जब ये भारत में, जब यहाँ पर इसने हिंद महासागर में इंटर किया तो यहाँ पर अरब के कुछ जहाज़ों पर भी इसने हमला किया था। उसके बाद फिर ये पुनः जो है यहाँ पर पहुँचा। इस बार आने का जो उद्देश्य था, जो पुर्तगाल के शासक थे उन्होंने जब इसको यहाँ भेजा था तो उनको यहाँ भेजने का इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि जो पुर्तगाल के जो शासक थे या लोग थे वो चाहते थे कि भारत में यानी पुर्तगाल की कोठी या फैक्ट्री स्थापित हो। कोठी या फैक्ट्री शब्द का इस्तेमाल जो है हम कर रहे हैं, इसको समझिए पहले। देखिए कोठी या शब्द का, या कोठी या फिर फैक्ट्री या कोई कारखाना नहीं होता है जहाँ पर मशीनों के द्वारा कोई चीज़ें बनाई जाए। एक प्रकार का ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था कि यानी एक प्रकार का इमारत जैसा है, एक कारखाना जैसी स्थिति होती थी जहाँ पर जो ये पुर्तगाल के व्यापारी थे ये माल खरीद करके लाते थे और वहाँ पर वो स्टोर होता था। उसके बाद उसकी पैकिंग होती थी और पैकिंग के बाद उसको जहाज़ों पे लाद करके जो है अपने देश भेजा जाता था। लेकिन 1498 में चूँकि अरब के दबाव के कारण जो जमोरिन था उसने वास्को डी गामा को यहाँ पर फैक्ट्री बनाने यानी यहाँ पर कोठी बनाने की जो है स्वतंत्रता नहीं दी थी। उन्होंने कहा था हम नहीं देंगे क्योंकि हमारे ऊपर अरब के लोगों का दबाव है। लेकिन जब पेड्रो अल्वारेज जो अपनी नौसेना लेकर आया तो उसने पूरी जो है पूरे एक प्रकार से पूरे जो है शतरंज की चाल को बदल दिया था। अब जो है भारतीयों को भी, जो राजा थे उनको भी लगा कि जो है ये लोग भी कुछ दमखम रखते हैं। तो 1502 में ये आया वास्को डी गामा और इसने पहली कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की। इसने कोचीन में पहली जो है स्थापित की। तो इस तरीके से अगर बात की जाए कि जो है भारत में
पहली कोठी जो है कोठी कहाँ पर स्थापित की और स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये चीज़ें आपको देखनी। तो पहली कोठी जो है कोठी स्थापित की गई थी कोचीन में, और स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, वास्को डी गामा था। दो चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। क्लास में आपको कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल चीज़ें भी समझनी है, तभी आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को निकाल पाओगे। समझ लीजिए, आपको बहुत मेहनत करनी है। जिस तरीके से मैं मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, पसीना चल रहा है मेरे पूरे जो है चेहरे पे टपक देख रहा है, आप लोग स्पष्ट देख पा रहे हो, तो उसी तरीके से आपको भी पसीना निकालना है, मेहनत करना है आपको, तभी जा कर के जो है आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से इसने पहली कोठी 1503 में स्थापित की, और यही जो कोचीन स्थान है तो यहीं पर स्थापित की कोठी, और इसी के सहारे जो है तो अब भारत से और पुर्तगाल के मध्य से जो है व्यापार होने लगा था। उसके बाद फिर जो है वास्को डी गामा जो है पुनः जो है अपने देश पुर्तगाल लौट गया। उसके बाद भारत में जो है एक इस कंपनी का जो ये वास्को डी गामा जब ये आया था 1998 में जब ये भारत पहुंचा था, तो इसने अपनी पुर्तगाली कंपनी स्थापित की थी जिसका नाम था एस्तादो द इंडिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया 1498 में वास्को डी गामा ने स्थापित की थी। वास्को डी गामा ने स्थापित की थी। यानी जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी दस ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसी तरीके से 1498 में जब आया था वास्को डी गामा, तो इसने कंपनी बनाई थी पुर्तगालियों की कंपनी, इसका नाम था एस्तादो द इंडिया, एक प्रकार की पुर्तगाली कंपनी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये पुनः जो है बनाकर लौट गया, और अब इस कंपनी को यानी आधिकारिक रूप से एक वायसराय जिसको जो है गवर्नर कहा जाता था, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था उसका, इसको हम मिटा देते हैं पहले। तो यानी इस एस्तादो द इंडिया कंपनी का जो आधिकारिक गवर्नर बनकर आया था भारत, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी जो है अल्मीडा। ये जो है गवर्नर था, वायसराय जिसको कहा जाता था, और ये 1505 में आया था। ये कब आया था, यहाँ लिख देते हैं, यह 1505 में आया। कब तक रहा था ये, यह 1509 तक भारत में रहा। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछ ले आपसे कि भारत में आने वाला जो पुर्तगाली कंपनी थी एस्तादो द इंडिया, इसका पहला आधिकारिक गवर्नर कौन था, तो आप क्या बताओगे, तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इस तरीके से जब ये भारत में आया तो इसको ये प्रकार से इसको निर्देशित किया गया था, और इसको वहाँ के जो शासक थे उनको इसको पूरी तरीके से उन्होंने स्पष्ट इसको कहा था कि आप वहाँ फैक्ट्री, तो हमारी जो फैक्ट्री तो स्थापित हो गई है, आपका ध्यान वहाँ पर फैक्ट्रियों पे हो, लेकिन साथ साथ आपका आधा ध्यान जो यहाँ पर ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति थी कि अगर हिंद महासागर पर आपकी स्थिति कमज़ोर हो गई तो बाहर की क्योंकि पूरी दुनिया में होड़ मच गई थी भारत से व्यापार करने की, तो वहाँ के जो पुर्तगाली शासक थे उन्होंने इसको पूरी तरीके से निर्देशित किया था कि आपका जो आधा ध्यान रहना चाहिए कोठियों पर और आधा ध्यान रहना चाहिए हिंद महासागर के क्षेत्र पर। तो इसने जो पहले जब ये भारत आया तो इसी ने जो है एक प्रकार की शांति नीति अपनाई कि इसने कहा कि भाई जिसको भी आना है शांति के साथ व्यापार करिए और व्यापार करने के बाद आप चले जाइए। लेकिन धीरे धीरे जब इसको ये एहसास हुआ
कि यहाँ पर अगर कोई दूसरे देश का जो व्यापारी यहाँ पर रहेगा तो हमारा प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित नहीं हो पाएगा, हमारी वो पैठ भारत में नहीं बन पाएगी, और हम जो है जो सपना लेकर के हम यहाँ आए हैं वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसी तरीके से इसको ध्यान में रख करके इसने एक नीति बनाई जिसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ये नीति बनाई थी किसने? ये बनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। इस नीति का मतलब ये होता था कि ये जो यानी पुर्तगाली जहाज़ को छोड़ करके बाकी जितने भी जहाज़ या जितने भी व्यापारियों के जहाज़ भारत यहाँ पर स्थित थे, तो उन जहाज़ों को पूरी तरीके से परास्त करके इन्हें जो है भेजना था, यहाँ से खदेड़ना था, इनको भगाना था यहाँ से। तो उसी के क्रम में जब इसने काफ़ी जो देशों के मिस्र है, तुर्क है, उसी तरीके से यहाँ के जब देशों पर ये इसने क्या किया, जब उनको भगाने की स्थिति की तो इन देशों ने इसका प्रतिकार करना चाहा। और प्रतिकार करने के साथ ही साथ जो है मिस्र, गुजरात, ये जो भारत का क्षेत्र था, और तुर्की, तो इन तीनों के जो है इन तीनों ने क्या किया, इन्होंने सम्मिलित रूप से मिल करके फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के जो इनकी जो नौसेना को चुनौती दे डाली, और युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है तो इन तीनों की कौन कौन से थे वो, पहला था इसमें मिस्र देश था, मिस्र, दूसरा था तुर्की जिसको टर्की भी कहते हैं, और तीसरा गुजरात, ये भारत का ही क्षेत्र था। तो यहाँ पर ये तो इस तरीके से इनकी जो है पराजय हो गई और ये हार गए। और हारने के बाद, क्योंकि इनके हारने का मुख्य उद्देश्य कारण ये भी था, मैंने अभी भी आपको जो है चीज़ें बताई थी पहले भी, कुछ देर पहले, क्योंकि इनके पास इन्होंने बहुत सारे जो है इनका जब आधुनिक युग में ये जब पहुँचे, जब इनके ऊपर हमला हुआ था, जब तुर्क जो है कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ था, तो कुस्तुनतुनिया पर हमले के कारण जो है ये जब ये पुनर्जागरण की ओर बढ़े थे, तब इन्होंने जो है तर्क और विज्ञान को वरीयता दी थी। और उसी क्रम में इन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों का जो है आविष्कार भी किया था। जैसे पनडुब्बी का आविष्कार किया था इन्होंने, बड़े बड़े जो है शक्तिशाली युद्धपोत का जो है आविष्कार किया था, जो है इन्होंने जो है दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार किया था, घड़ी का आविष्कार किया, कई सारी चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया था। और उन आविष्कारों में जो सबसे महत्वपूर्ण, जो इनका जो विशेष, जो इनका जिस पर ज़्यादा फोर्स था, वो थे शस्त्र, हथियार। तो इसी तरीके से इन्होंने कुछ ऐसे शस्त्रों को जो है जिसका आविष्कार कर लिया था, और उन शस्त्रों के आगे भी यानी कहीं पर भी उनके समकक्ष भारत या कोई जो देश था उसके सामने टिक ही नहीं सकता था, जिसके कारण इन तीनों की जो है तो वो हार हो गई थी और ये हार गए थे। इसके बाद एक तीसरा जो है वायसराय या गवर्नर जो पुर्तगाल का था वो भारत आया था, जिसका नाम था, हम यहाँ लिख देते हैं उसको, अल्फांसो अल्बुकर्क। ये दूसरा जो है पुर्तगाल का एक जो है वायसराय या गवर्नर था, जो कि ये भारत आया था। तो इसको जो है वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये जान लीजिए, अगर आपसे पूछे कि अब इसमें एक बात और आ जाती है, बहुत सारे जो हमारे बच्चे होते हैं, क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे वास्तविक पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक वास्को डी गामा को मानते हैं, या वो पहला जो गवर्नर या जो वायसराय जो है वास्को डी गामा को मानते हैं। ये एक भ्रम है, समझ लीजिए पहले कि जो वास्को डी गामा था वो मात्र एक नाविक था जिसने जो है यूरोप के लिए यानी भारत की खोज की थी, समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो भारत के लिए उसने समुद्री मार्ग की खोज की थी बस। और उसने पहली कोठी जो कोचीन में बनाई थी वो उसने बनाई थी। वो जो है कंपनी का आधिकारिक कोई अधिकारी नहीं था। पहला जो आधिकारिक अधिकारी था वो जो है फ्रांसिस्को अल्मीड़ा था, दूसरा जो था वो अल्फांसो अल्बुकर्क था। ये कुछ नाम ऐसे पुर्तगाली भाषा ही कुछ ऐसी जो आपको नाम ऐसे देखने को मिलते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, इसको पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? क्योंकि जो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा था उसका जो मुख्य ध्यान जो था वो हिंद महासागर पर था। आधा ध्यान तो उसका भारत में कोठी स्थापित करना था, लेकिन आधा जो उसका मुख्य ध्यान था वो था जो है यहाँ पर हिंद महासागर में।
लेकिन जो अल्फांसो जो अल्बुकर्क था उसका जो मुख्य जो किरदार था, जो उसका जो रोल था, वो भारत में पुर्तगाली सत्ता को स्थापित करना था। उसने कई सारी नीतियाँ जो बनाई और वो जो नीतियाँ थी तो उन नीतियों के कारण ही जो है तो उस तरीके से जो भारत है तो इतना ज़्यादा जो है आगे बढ़ पाया था। पुर्तगाली जो ये वायसराय था जिसका नाम था अल्फांसो अल्बुकर्क, तो इसको जो है एक प्रसिद्ध चीज़ के लिए मानता है, यानी इसको ऐसा माना जाता है कि इसने जो है राजनीतिक क्षेत्र में पहला जो यानी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पहला भारत का क्षेत्र था उसको कब्जा किया था। देख लीजिए बात की जाती है, यानी उस समय जो गोवा था, तो गोवा का पर जो है बीजापुर का शासक था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह जो बीजापुर का शासक था उसका जो है अधिकार था गोवा पर। तो 1510 में जो है इसी तरीके से इसी के नेतृत्व में अल्फांसो अल्बुकर्क के नेतृत्व में जो है युद्ध हुआ और यूसुफ आदिल शाह था उसकी जो है पराजय हो गई और वो हार गया। और 1510 में जो है गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। यानी ये पहली ऐसी घटना थी जब जो है पुर्तगालियों का किसी जो है राजनीतिक क्षेत्र में जो है एक पहली उपलब्धि थी और राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने भारत के क्षेत्र गोवा पर अधिकार किया था। तो इसकी जो पहली उपलब्धि क्या थी, इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर आकर 1510 ईस्वी में गोवा में अधिकार किया। गोवा पर, यहाँ पर लिख देते हैं, गोवा पर अधिकार किया। तो इसी तरीके से पहला ये घटना थी जब राजनीतिक दृष्टिकोण से पुर्तगालियों का भारत के किसी क्षेत्र पर अधिकार हुआ था। गोवा के विषय में आप लोग जान लीजिए कि गोवा पर पुर्तगालियों का सबसे पहले और काफ़ी देर बाद जो है काफ़ी समय तक भी इनका जो है अधिकार जो है रहा था भारत के गोवा पर। क्या हुआ था कि भारत जो स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, सारा जो है राज्य स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन उस समय भी गोवा पर जो है पुर्तगालियों का शासन था। जो है 1961 में जो है पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद किया गया था। ये बात आप जान लीजिए। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत के यानी राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत के किस क्षेत्र पर पहला अधिकार हुआ था पुर्तगालियों का, तो वो गोवा है। सबसे पहले हुआ था और सबसे बाद में भी जो है ये जो है पुर्तगालियों से हमने इसको जो है छीना था। तो 1961 में इसे हमने पुर्तगालियों से वापस छीना था। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो ये आपका ये जो वायसराय था, जो गवर्नर था, तो इसकी दूसरी नीति इसने बनाई थी, वो थी विवाह नीति। विवाह नीति के अंतर्गत इसने एक प्रकार की ऐसी नीति बनाई। इसने कहा कि उस समय यानी उसने कहा कि जो महिलाएं, जो विधवा महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है, आकस्मिक मौत हो चुकी है और मृत्यु हो गई है, तो वो स्त्रियां, क्योंकि भारत में तो उन स्त्रियों का विवाह नहीं होता था, क्योंकि उस समय भारत में क्योंकि जब किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस जो है मरे हुए पति के चिता में उस जिंदा जो है स्त्री को बैठना पड़ता था, जिंदा जलना पड़ता था। ऐसी प्रथा को जो है सती प्रथा कहा जाता था। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि इसने कहा कि अगर जो है कोई स्त्री अगर विवाह करना चाहे तो वो जो है पुर्तगाल के युवकों से शादी कर सकती है। और इसके लिए पुर्तगाल के युवक तैयार भी थे। उनकी जो है पूरा जो स्पष्ट उन्होंने कह दिया था कि हम शादी कर सकें, अगर कोई विधवा भारत की चाहे तो हम विवाह कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये इनका जो मकसद था व्यापार ही था, क्योंकि ये अपनी जो है प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ों में इन्होंने जो है एक प्रकार से एक प्रयास किया था सती प्रथा को ख़त्म करने में। तो इसी तरीके से जो है इनका था कि जिस तरीके से अगर ये शादी करेंगे तो जो स्त्री होगी तो वो भी पुर्तगाली हो जाएगी और उनके जो बच्चे होंगे, जो बच्चे पैदा होंगे वो भी क्या होंगे, तो वो पुर्तगाली हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि वो पुर्तगालियों की जो है जनसंख्या को यहाँ पर बढ़ाना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने जो है वैवाहिक जो है संबंध स्थापित किए थे। साथ ही साथ इन्होंने जो है ये कहा था कि अगर कोई जो है पुर्तगाली युवक किसी भारतीय स्त्री के साथ विवाह कर लेता है तो क्या होगा कि उसमें जो है एक प्रकार सा
का जो है भारतीयों के लिए या भारतीयों के मन में हमारे लिए एक प्रकार का आदर भाव होगा, एक प्रकार से हमारा उनका एक जो है संबंध, एक संबंध बन जाएगा, एक संबंध बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, और उस स्थिति में वो लोग विद्रोह करने की नहीं सोचेंगे। ये सबसे बड़ी जो है उसके मन में विचार आया था। तो इसी तरीके से अब चूंकि अगर बात की जाए तो पुर्तगालियों को यहाँ ला करके बसाना एक बहुत लंबा टफ था। पुर्तगालियों को ला करके भारत में यहाँ पर कॉलोनी बनाना, उनको बसाना एक बहुत लंबा टफ था। तो इसीलिए जो है तो अल्फांसो अल्बुकर्क को एक बात जो है अच्छी लगी और उसने जो है एक नीति बनाई थी जिसका नाम था विवाह नीति। कौन सी नीति थी? विवाह नीति इसने बनाई थी। और इसी तरीके से ये जो है काफ़ी मायने में जो है तो इसको जो है तो भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी के साथ ही साथ जो है अल्फांसो अल्बुकर्क के जो है शासन में या इसके कार्यकाल में ही जो है 1511 में मलक्का की जल संधि पर जो है पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। मलक्का की जल संधि आपको पता है कि काफ़ी जो है आज भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। मलक्का की जल संधि से ही क्या होता है कि भारत और चाइना के मध्य व्यापार होता है। अगर उस जल संधि को बंद कर दिया जाए तो चाइना की जो है रीढ़ की हड्डी एकदम टूट सी जाएगी। तो मलक्का पर 1511 में अधिकार हो गया। साथ ही साथ जो है हरमूज पर जो भी 1515 में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हुई थी तो वो हुई थी अल्फांसो अल्बुकर्क के शासन के दौरान। इसी के साथ साथ जो है तो अल्फांसो को माना जाता था पुर्तगाल में यानी भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। साथ ही साथ क्या था कि इसने जो है भारत में कई प्रकार की कोठियाँ भी बनवाई थी। कोठी का मतलब पता है आपको, फैक्ट्री स्थापित की थी। तो समझते हैं कि कौन कौन सी जो है इन्होंने तो फैक्ट्री स्थापित की थी। तो हम देखते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में कहाँ कहाँ पर कोठियाँ बनाई थी, उसको समझ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिख देते हैं पुर्तगालियों द्वारा भारत में स्थापित कोठियाँ। समझते हैं इसको हम इस तरीके से। देखिए जो पहली कोठी इनकी थी यहाँ पर तो वो थी कोचीन, यानी सबसे पहली जो कोठी बनी थी वो कोचीन में बनी थी। कब बनी थी? 1503 में। किसने बनवाई थी? वास्को डी गामा ने। उसके बाद कुन्नूर, फिर तीसरी थी मलक्का, फिर आगे थी हरमूज, फिर मद्रास, हुगली, दीव, दमन और सालसेट। सालसेट का मतलब होता है ये मुंबई है। सालसेट एक प्रकार का द्वीप है जिस पर मुंबई शहर स्थित है। ये समझ लीजिए। प्रश्न पूछा भी जाता है कि सालसेट द्वीप पर कौन सा शहर स्थित है, तो मुंबई शहर स्थित है। तो इन जो है यहाँ पर जो है इन पुर्तगालियों ने अपनी अपनी कोठियाँ बनवाई थी और कोठियों के माध्यम से ही ये व्यापार करते थे भारत के लिए। साथ ही साथ जो है तो इन्हीं के इसके द्वारा जो है इन कोठियों के द्वारा एक मुंबई जो क्षेत्र है, मुंबई, तो इसमें क्या हुआ कि मुंबई भी जो है पुर्तगालियों के अधिकार में था। और यही एक तरीके से समझ लीजिए जो मुंबई आपको पता है कि आज इसको काफ़ी सारा जो माया नगरी भी कहा मुंबई को कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा शहर है। ऐसा कहा जाता है कि कभी यहाँ पर रात नहीं होती, यानी पूरा हमेशा ये जो है यहाँ पर जो है दिन होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से पहले जो ये मुंबई थी तो इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। बाद में क्या हुआ कि जब पुर्तगालियों को यहाँ पर, जब पुर्तगालियों की शक्ति क्षीण होने लगी और यहाँ पर ब्रिटिश ने क्या किया, पुर्तगाल पर हमला किया, जब इनकी हार होने लगी तो इन्होंने फिर एक प्रकार से युक्ति अपनाई और उस युक्ति के सहारे जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन, उनकी शादी जो है तो जो है यहाँ पर ब्रिटेन के जो राजकुमार थे जिनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, तो उनसे कर दी। और दहेज में जो है तो मुंबई को जो है तो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया। और बाद में फिर वही जो है ब्रिटिशर्स ने जो है उसी मुंबई को किराए पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ये आगे हम पढ़ेंगे, जब हम जो है पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का आगमन भारत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर विस्तृत चीज़ें बताई जाएंगी। तो इतनी प्रकार की इन्होंने जो है कोठियाँ भारत में बनवाई थी। उसके बाद एक जो है
आगे के जो तीसरे जो एक वायसराय थे, जो गवर्नर थे, जिनका नाम था, उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर, तीसरे थे जिनका नाम था नीनो डी कून्हा। ये भी काफ़ी सारे जो है प्रसिद्ध हैं। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है उसको जान लीजिए। इन्होंने क्या किया था कि 1530 में जो उस समय जो पहली कोठी बनी थी कोचीन में, और कोचीन को ही जो है पुर्तगालियों का हब माना जाता था, या पुर्तगालियों का मुख्यालय माना जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1530 में कोचीन से हटा करके गोवा में यानी पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया था। ठीक है, या इसको ये किस तरीके से कह सकते हैं कि कोचीन से हटा करके गोवा में पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया गया। किसके द्वारा? तो वो बनाया गया था नीनो डी कून्हा के द्वारा। तो यहाँ लिख देते हैं, इन्होंने 1530 में पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन से हटाकर गोवा कर दिया। और इसी के जो है शासन में ही जो है 1535 में दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, और 1559 में दमन पर भी पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो इस तरीके से इसी नीनो डी कून्हा के द्वारा जो है तो यहाँ पर इसका पूरा अधिकार हो गया था 1559 में दमन पर, और 1535 में जो है दीव पर इसका अधिकार हो गया था। उसके बाद एक चौथे जो आए थे, जो इसके थे गवर्नर, जिनका नाम था अल्फांसो डिसूजा। क्या नाम था उनका? अल्फांसो डिसूजा। यहाँ हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। चौथे थे अल्फांसो डिसूजा। अल्फांसो डिसूजा के ही समय में जो है ईसाई धर्म के एक प्रसिद्ध जो है तो धर्म प्रचारक थे, जिनका नाम था जो है सेंट जेवियर। यानी अल्फांसो डिसूजा के ही शासन में ही, उनके समय में ही एक प्रसिद्ध जो है संत थे, ईसाई संत थे, जिनका नाम था सेंट जेवियर। क्या नाम था उनका? यहाँ लिख देते हैं सेंट जेवियर अल्फांसो डिसूजा के समय भारत आए, और फिर तरीके से भारत आने के बाद देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि आपको कि जो ये पुर्तगाली भारत में आए थे तो इनके आने का जो कई सारे उद्देश्य थे, जिसमें पहला उद्देश्य था व्यापार, दूसरा था धार्मिक, यानी ये धर्म को बढ़ावा देते थे। तो उसी तरीके से अल्फांसो डिसूजा के में सेंट जेवियर भारत आए, जो कि एक ईसाई धर्म के एक प्रकार के, समझ लीजिए एक धर्म जो है संत थे, जिन्होंने जो है भारत के कोने में जाकर के जो ईसाई धर्म का प्रचार किया था। और ईसाई उस तरीके से उन्होंने कई सारे लोगों को बताया, अपने ईसाई धर्म के बारे में बताया। उन्होंने बाइबल के कई सारे जो है चीज़ों को पढ़ करके लोगों को बताया, छुआछूत के बारे में बताई, कई सारी चीज़ें इसने बताई। तो इसी के साथ ही साथ जो है तो उस समय जो ये पूरा जो हिंद महासागर का पूरा क्षेत्र था, तो इस हिंद महासागर के क्षेत्र पर इन पुर्तगालियों द्वारा एक प्रकार की जो है एक
जो है परमिट प्रणाली लागू कर दी गई। क्या नाम था उसका? परमिट प्रणाली। परमिट प्रणाली। परमिट प्रणाली को ही कॉर्टेज प्रणाली भी कहा जाता था। कॉर्टेज प्रणाली। देखो ये प्रणाली क्या होती थी कि अगर किसी भी व्यापारी को, अगर भारत के पास हिंद महासागर में अगर उसे यहाँ पर व्यापार करना होता था तो उसे जो है, तो यहाँ के जो लोग थे तो उनकी यार जो गवर्नेंस की जो है एक परमिट यानी अनुमति लेनी पड़ती थी, जिसे हम कॉर्टेज भी करते थे। अगर कोई भी जो व्यापारी परमिट नहीं लेता था तो उसके जो है शिप के ऊपर या उसके जो बेड़े के ऊपर ये लोग, पुर्तगाल के लोग जो है हमला करके उसे जो है डुबो देते जल में। कई सारे ये चूंकि जो पुर्तगाली व्यापारी थे तो ये व्यापार के साथ साथ इनके मन में एक प्रकार की जो है कुंठा पैदा हो गई थी, एक प्रकार से कुंठा पैदा हो गई थी इनके मन में, और ये व्यापार के साथ ही साथ जो है एक प्रकार से कुकृत्य पर भी जो है उतारू हो गए थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो भी शिप यहाँ गलती से आ भी जाता था तो उस पर ये हमला करके उसको लूट लेते थे, डुबा देते थे। और उसके बाद जब इन्होंने कॉर्टेज प्रणाली को प्रारंभ किया तो उस कॉर्टेज प्रणाली में क्या हुआ कि अगर कोई भी जो है व्यापारी इस परमिट को नहीं लेता था तो फिर उसको वो तरीके से लूट करके डुबो देते थे। इस प्रणाली पूरी तरीके से, यानी बात करते हैं हम कि ये प्रणाली में जो है जब मुग़ल सल्तनत, जब पुर्तगालियों का जो वैभव, जो इनका जो एक प्रकार से जो इनका पराक्रम था वो मुग़ल सल्तनत में भी था, तो मुग़ल काल में जो अकबर था तो उसको भी परमिट लेनी पड़ती थी। लेकिन चूंकि बात ये थी कि परमिट जब ये देते थे तो परमिट के एवज में कुछ धन लेते थे, लेकिन अकबर से इन्होंने धन नहीं लिया था। इनका जो है परमिट देने का, लागू करने का मकसद ये था कि ये बताना चाहते थे कि किस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर अधिकार है और हम बिना जो है परमिट लिए हुए किसी को भी व्यापार नहीं करने देंगे। तो इस तरीके से ये बताना चाहते थे कि किस तरीके से जो है तो बिना जो है धन दिए हुए, बिना किए हुए आप इस तरीके से यहाँ पर नहीं कर सकते थे। और सही बात थी क्योंकि जब पुनर्जागरण हुआ था, जब इनका जो समाज था, जब वो मानव जो है ईश्वर केंद्रित से मानव केंद्रित हुआ, जब यहाँ पर इन्होंने जो है तर्क को प्राथमिकता दी, जब इन्होंने विज्ञान को प्राथमिकता दी, तो तभी से जो है इन्होंने जो है नई जो है पनडुब्बियों का आविष्कार किया, युद्धपोतों का आविष्कार किया, विस्फोटक पदार्थ जिसको RDX कहते हैं उसका आविष्कार किया, कई सारे आयुध यानी हथियारों का आविष्कार किया। और उन जो है हथियारों का किसी के पास कोई उसका तोड़ नहीं था, किसी ने भी जो है उसके बारे में सोचा नहीं था। भारत के पराजय का यही कारण था। भारत गुलाम नहीं होता, ना पुर्तगालियों का गुलाम होता, ना अंग्रेजों का होता, लेकिन भारत में जो है इनकी जो मानसिकता थी वो बहुत गूढ़ मानसिकता थी, बहुत छोटी मानसिकता यहाँ के लोगों की थी। यहाँ के लोगों में जागरण यानी ये आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे, जिसका कारण जो है ये गुलाम हो गए। इन्होंने हमेशा विकास को प्राथमिकता नहीं दी, विकास को हमेशा इन्होंने आपस में लड़ करके ही जो है अपने को नष्ट कर लिया। इन्होंने कभी आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोची। और यही कारण है इसका कि जो यूरोप के लोग इतना आगे निकल पाए। यूरोप के बारे में जान लीजिए, यूरोप को हम औद्योगिक का जनक भी कहते हैं। यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, जो पूरा महाद्वीप है, ये हमेशा से ही, प्राचीन काल से ही इसने जो है व्यापार को प्राथमिकता दी है और इसने व्यापार किया है इसने हमेशा नए नए द्वीपों की खोज करना। आप जब पूरा जो है देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि किसी न किसी जो है द्वीप पर या द्वीप की खोज जो है इसी यूरोप वासियों के किसी जो है देश ने ही की थी, या यूरोप के किसी देश ने की थी, उसकी खोज की थी उस तरीके से। अब बताइए जो है आपका कोलंबस था, उसने किसकी खोज की थी? तो वो की थी नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज की थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनकी गूढ़ मानसिकता थी। तो इसी तरीके से जो इनके पास अत्याधुनिक आयुध थे, हथियार थे, और उसके कारण जो है तो ये बहुत आगे गए और इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की। अब हम बात करते हैं, ये तो चीज़ें हो गई इसमें। अब हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से इनका पतन हुआ, कैसे इनका पतन हुआ, उसको हम यहाँ समझते हैं। यहाँ लिखते हैं हम पुर्तगालियों के पतन के कारण।
क्या कारण थे इनके पतन के, उसको समझिए कि इसको पतन का कारण आप इस क्लास में सिर्फ मैं आपको एक प्रकार से उसको आपको रास्ता बताऊंगा, सिर्फ एक प्रकार से आपको एक मोटा मोटा व्यूज दूंगा, क्योंकि इसका पतन जो है एक थोड़े समय में नहीं हुआ था, धीरे धीरे हुआ था इसका समय। जब ताकतें, जब बाहरी ताकतें आने लगी और जब ये शिथिल होते गए, जब ये क्षीण इनकी शक्ति जब कम होती गई तो इनका पतन हुआ। इनके पतन के कई कारण थे, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही पॉइंट को समझेंगे। जिस तरीके से इनका जो पहला इनके पतन का कारण था वो था धार्मिक। धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण के अनुसार क्या हुआ कि ये हमेशा ईसाइयत को ही तरजीह देते थे, किसी और जो है धर्म के में इनकी कोई रुचि नहीं थी। हमेशा जो है ये जो बाकी के धर्म होते थे वो इनके द्वारा उपेक्षित किए जाते थे, उनकी जो ये बुराई करते थे और अपने धर्म को ये सबसे ऊंचा बताते थे। और इसी के कारण जो बाकी धर्म के लोग थे, जो देश थे, वो इनसे जो है एक प्रकार से चिढ़ से गए थे और इनसे हमेशा ताक में रहते थे कि किस प्रकार से इनको जो है नीचे गिराया जाए। दूसरा था यहाँ पर पुर्तगाल में क्या हुआ था कि स्पेन पुर्तगाल पर हावी हो गया और पुर्तगाल की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। जब यहाँ पर शक्ति इनकी कम होती गई तो भारत में भी जो है इनकी शक्ति कम परिलक्षित होने लगी। और इसके साथ ही साथ जो बहुत सारी कंपनियां थी, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फ्रांसीसी हो गए, और जिस तरीके से हुड़ जब यहाँ पर भारत आने लगे तो आने के साथ साथ जो है इनकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये इनसे एडवांस थे वो, और उनके पास इनसे बेहतर आयुध थे, हथियार थे, और जिसके कारण जो है धीरे धीरे जो है इनके पतन के कारण जो है नज़दीक आने लगे। साथ ही साथ जो है ये सब होने के बावजूद भी जो है इन्होंने भारत के लिए काफ़ी सारा कुछ किया है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें भारत के लिए की थी, जिसको यहाँ समझते हैं। पुर्तगालियों द्वारा, यहाँ लिख देते हैं, पुर्तगालियों द्वारा भारत के लिए किए गए कार्य या उपलब्धि, हम कह सकते हैं इसको उपलब्धि। देखिए पहला इसमें जो देखते हैं इसको, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में एक प्रकार का जो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1556 में गोवा में की थी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक पॉइंट इसका हम कि पुर्तगालियों द्वारा जो है 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई थी। और इससे पहले भारत में जो है कोई भी जो है प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थी। यहाँ पर लिखने का जो कार्य होता था तो वो होता था जो है क्योंकि जो है पेपर पर ही होता था, यानी छापा खाना नहीं था यहाँ पर। तो इन्होंने जो है 1556 में गोवा में एक प्रकार के छापे खाने का आविष्कार किया था जो यहाँ पर था। साथ ही साथ जो है इन्होंने भारत में कई प्रकार की फसलों को भी ये लेके आए थे। ये भारत में कई प्रकार की फसल भी लाए थे। यहाँ लिख देते हैं हम, ये भारत में कई फसलें भी लाए थे। कौन कौन सी फसल लाए थे ये? पहला ये लाए थे तंबाकू जो था तो ये पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। अब इसमें एक बात और आपको समझना है, आपको ये नहीं समझना है कि ये अपने देश से लाए थे, ऐसा नहीं है। इसमें हो सकता है कुछ इनके देश का हो और कुछ बाहरी देश का हो जहाँ से ये आए होंगे, तो ये भी चीज़ें समझनी है। तो ये तंबाकू लाए थे, तंबाकू के बाद गन्ने के बाद लाल मिर्च लाए थे, तंबाकू, गन्ना, लाल मिर्च। उसके बाद पपीता भी ये लाए थे। यहाँ पर थोड़ी चर्चा हम जो है वास्को डी गामा की और कर लेते हैं। वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं उसके बारे में।
वास्को डी गामा की बात करते हैं तो देखिए वास्को डी गामा पहला ऐसा पुर्तगाली नाविक था जिसने भारत की खोज की थी और साथ ही साथ जो है इसने भारत की खोज 3 बार की थी। यहाँ पर मैंने 2 बार उसका जिक्र किया है। पहली बार ये 1498 में आया था, उसके बाद ये 1502 में आया था और 1503 में इसने कोचीन में कोठी स्थापित की थी। उसके बाद ये तीसरी बार भी आया था। तीसरी बार ये आया था, कब आया था, यहाँ लिख देते हैं, वास्को डी गामा तीसरी बार भारत 1524 में 1524 में आया था और फिर ये 3 साल वहाँ पर रुका और इसकी मृत्यु जो है तो कोचीन में, यानी कोचीन में जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो वास्को डी गामा तीसरी बार भारत 1524 में आया था और 1527 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो कुछ इस तरीके से ये वास्को डी गामा का पूरा जो अध्याय यही ख़त्म हो गया और 1527 में भारत की इसने खोज की थी और भारत में ही जो है ये इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि पुर्तगाल के लिए वास्को डी गामा के उस अथक प्रयास और उसके जो है उस साहस को नमन है जिस तरीके से उसने भारत में किया। उसके बाद जो है पुर्तगालियों के बाद कई सारी कंपनियाँ भारत में आई जिन्होंने भारत पर जो है अधिकार किया और उस तरीके से यहाँ पर जो है कई सारे इसके भी जो है चीज़ें आते गए, इसमें वायसराय इसके आते गए और जो है पुर्तगालियों को जो है एक चरम सीमा तक जो है पहुंचाने का काम किया। लेकिन धीरे धीरे जो है इसका पतन हो गया और इसके पतन के जो है कई सारे कारण मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस तरीके से फ्रांसीसी लोग आए और उन्होंने जो है इस तरीके से पुर्तगालियों को खदेड़ करके बाहर कर दिया और जो है खुद का जो है उस पर अधिकार कर बैठे, जिसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में आई थी और वो जो है उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो मैंने बताया था आपको कि जब भारत और जो एक स्थान है जिसका नाम है मुंबई, तो उसको जो है तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में ब्रिटेन को दिया था। जब कैथरीन जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनकी शादी जब जो है चार्ल्स द्वितीय से हुई थी, तो चार्ल्स द्वितीय से जब इनकी शादी हुई तो उसके में बदले में क्या हुआ कि पूरा जो है मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया गया। बाद में ब्रिटेन ने वही जो है मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए के रूप में दे दिया था कि आप जा करके यहाँ पर अपनी चीज़ों को करिए। फिर धीरे धीरे इनकी शक्ति कम होती गई, जो है क्षीण होती गई और अंत में एक ऐसा समय आया कि पुर्तगालियों का पूरी तरीके से भारत में या सफाया हो गया और ये पूरी तरीके से चीज़ें चली गई। लेकिन हाँ, गुजरात जो है, गोवा में जो है इनका जो है इनकी जो प्रभुत्व जो है तो वो 1961 तक रहा। तो कुछ इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने भारत में पुर्तगालियों के आगमन को बेहतर समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो या लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, वो हमारी क्लास इससे भी बेहतर होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।